हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे जो जिन्नात वगैरह से जितना डरता है ये उसी पर सबसे ज़्यादा हावी होते हैं। आज की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर आप भी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की स्टोरी मुझे फैज़ान भाई ने भेजी है कराची से। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपका? मेरा नाम फैज़ान है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन मरी के एक छोटे से घर में गुज़रा। मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त थे। पहला सलमान, जो बहुत चिल बंदा था। दूसरा उस्मान, वो थोड़ा डरपोक था, हर चीज़ से जल्दी डर जाता था, ख़ास तौर पर जिन्नात वगैरह से। तीसरा हुमायूं, वो इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं डरता था और वो इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन भी नहीं रखता था। मरी का प्लान असल में सलमान का था। एक दिन उसने कहा, यार बहुत हो गया बोरिंग लाइफ, ना कोई थ्रिल ना एडवेंचर, चलो मरी का प्लान करते हैं। 10-12 दिन का ट्रिप होगा, बहुत मज़ा आएगा। सब जाने के लिए तैयार हो गए। हमने डिसाइड किया कि कार में जाएंगे क्योंकि रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा होता है। क्योंकि सफ़र लंबा था, हमने लाउड म्यूज़िक प्ले किया और रिफ़्रेशमेंट के लिए चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स साथ लीं। कभी कार रोड के किनारे रोक कर सेल्फीज़ लेते और कभी एक दूसरे का मजाक करते। इसी तरह टाइम गुजरता गया। मरी पहुंचने से पहले ही सलमान ने अपने मोबाइल पर एयरबीएनबी से एक छोटा सा वुडन हाउस बुक कर लिया। तस्वीरों में घर बहुत प्यारा लग रहा था। एक ही बड़ा रूम था जिसमें 4 बेड्स थे, छोटा सा किचन और एक साथ वाशरूम। उसने एडवांस पेमेंट करके बुकिंग कंफर्म कर ली। रात के करीब 11 बजे हम मरी पहुंचे। उधर जिस्म को जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थीं। जब हमारी कार उस घर के सामने रुकी तो पहली नज़र में ही एक अजीब सा एहसास हुआ। घर एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा तस्वीरों में देखा था। छोटी सी वुडन कॉटेज जिसके मेन डोर पर एक बल्ब लटका हुआ था जो बार बार झिलमिल कर रहा था। आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं था। पूरे एरिया में एक सुकून और सन्नाटा था जो सच कहूँ तो थोड़ा खौफनाक भी लग रहा था। सलमान ने हंसकर कहा, ये कहीं किसी हॉरर मूवी का सेट तो नहीं? उस्मान टेंस्ड होकर बोला, यार रात के टाइम ऐसी बातें नहीं करते। हम सब ने सामान अंदर रखा। अंदर सिंपल सेटअप था। एक बड़ा रूम जिसमें 4 बेड्स लगे हुए थे, एक छोटा किचन और साइड पर एक वॉशरूम था। हमने डिनर किया, थोड़ा गपशप की और फिर थकान की वजह से सब अपने बेड पर आ गए। रात के बीच मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे कान के पास हल्की सी सांस ले रहा हो। मैं एकदम से उठकर बैठ गया, लेकिन रूम अंधेरों में डूबा हुआ था। सलमान, उस्मान और हुमायूं सब गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, इसलिए वापस लेट गया। सुबह उठने पर सबसे अजीब बात हुई। हुमायूं ने कहा, फैज़ान कल रात तूने बहुत तंग किया, मुझे नींद ही नहीं आने दी। मैं हैरान रह गया। मैंने उसको कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सलमान ने कहा, यार मुझे रात को बार बार लगा कि कोई मुझे हिला रहा है। उस्मान ने भी कहा, कोई मेरा ब्लैंकेट खींच रहा था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। मतलब सबके साथ एक ही चीज़ हुई थी। सलमान ने हंसकर कहा, अच्छा अब कोई तो हम में से शरारत कर रहा है और मान नहीं रहा। खुद से थोड़ी हो गया सब कुछ। हम सबको भी यही लगा कि हम में से ही किसी ने किया होगा। लेकिन दूसरी रात सब कुछ बदल गया। दिन भर हम मरी के बाज़ार घूमे, कॉफ़ी शॉप में गए, बर्फ़बारी देखी और बहुत इंजॉय किया। लेकिन जैसे ही रात को वापस घर आए, एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। रूम के अंदर टेम्परेचर बाहर के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा था। हम सब अपने अपने बेड्स पर आ गए। अभी 1 घंटा ही गुजरा था कि उस्मान एकदम ज़ोर से चीख कर उठ गया। मैंने फ़ौरन लाइट ऑन की। उस्मान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। उसके बाजू पर गहरे नील पड़े हुए थे, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ कर दबाया हो। उस्मान कांपती हुई आवाज़ में बोला, कोई मेरे बेड के पास खड़ा था, उसने मेरी बाजू इतनी ज़ोर से दबाई कि मुझे तो लगा कि हड्डी टूट गई होगी। हम सब का रंग उठ गया। अब ये कोई शरारत नहीं थी, ना ही कोई वहम। उस रात के बाद सब थोड़ा डरे हुए थे। उस्मान बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बार बार बोल रहा था, यार मुझे लगता है हमने गलती की है ये घर बुक करके। मुझे कल से ही कुछ अजीब लग रहा है।
सलमान ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। छोड़ यार, तू तो हर चीज़ से ही डर जाता है। लेकिन उस्मान के चेहरे पर जो खौफ था वो मजाक बनाने वाला नहीं था। हुमायूं ने भी सीरियस टोन में कहा, सलमान ये कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे भी कल रात कुछ अजीब फील हुआ था, जैसे कोई कॉर्नर में खड़ा हो, लेकिन मैं चुप रहा ये सोचकर कि तुम लोग मजाक उड़ाओगे। दिन भर हमने फिर घूम फिर कर थोड़ा मूड ठीक कर लिया। हमने शॉपिंग की, फ़ोटोज़ क्लिक की और ठंडी हवा को एंजॉय किया। लेकिन जैसे ही शाम ढली सबके चेहरों पर एक अजीब सी टेंशन आ गई। रात को हमने डिसाइड किया कि सब एक ही बेड पर बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर सोएंगे। सलमान ने टीवी पर एक पुरानी पाकिस्तानी हॉरर फिल्म लगाई। कुछ देर तक सब ठीक था। रात के करीब 2 बज रहे थे। हमने टीवी ऑफ कर दिया, लाइट बंद कर दी गई और सब ने ब्लैंकेट्स ले लिए। घर के अंदर एकदम सा सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक हल्की सी खुरचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से दरवाजे पर अपने नाखून मार रहा हो। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन आवाज़ बढ़ रही थी। सब ने उस आवाज़ को सुना। सलमान ने धीमी आवाज़ में कहा, यार ये आवाज़ सुन रहे हो? उस्मान ब्लैंकेट के अंदर दुबक कर बोला, ये कौन कर रहा है? तुम लोगों में से किसी का मजाक तो नहीं? हुमायूं ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके नीचे से ऐसे लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा हो। हुमायूं दरवाज़ा खोलने लगा तो उस्मान पीछे से चीखा, मत खोलो, और फिर आवाज़ एकदम से बंद हो गई। अभी हम सब ने चैन की सांस ली ही थी कि कमरे के अंदर चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई नंगे पाँव फ्लोर पर धीरे धीरे घूम रहा हो। लाइट ऑन की, लेकिन कोई नहीं था। फिर सलमान ने सबका डर ख़त्म करने की कोशिश की। उसने कहा, शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी। उसकी बात अधूरी ही थी कि एक कुर्सी कॉर्नर में खुद से हिलने लगी। हम सब ने अपनी आंखों से देखा, कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और उसको हिला रहा हो। उस्मान तो उस वक्त रो पड़ा, मैं नहीं रुक सकता यहाँ, चलो अभी निकलते हैं। मैं और हुमायूं उसे संभालने लगे। हमने उसे कहा, अभी रात के 3 बज रहे हैं, कहाँ जाएंगे इस वक्त? सुबह हम होटल शिफ्ट हो जाएंगे। अब सलमान के चेहरे पर भी खौफ साफ नज़र आ रहा था। हम सब फिर बेड्स पर बैठ गए। मैं कॉर्नर की तरफ था और टॉर्च मेरे हाथ में थी। टॉर्च की लाइट वॉल पर पड़ी और उस वक्त मेरे होश उड़ गए। वॉल पर एक लंबी सी परछाई बनी हुई थी। मैंने चीख कर कहा, वॉल पर देखो। सबकी नज़रें वॉल की तरफ गईं और वो साया धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी लंबी लंबी उंगलियां थीं और फिर वो छत पर चिपक गया। हुमायूं ने ज़ोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और तभी लाइट फ्लिकर होने लगी। घर में एकदम से हवा तेज़ हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस रात के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि अब और एक दिन भी इस घर में नहीं रुकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रात के 3 बज रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी और जिसमें गाड़ी ड्राइव करना भी रिस्की था। हुमायूं ने कहा, सुबह तक रुक जाते हैं, फिर होटल शिफ्ट हो जाएंगे। उस्मान घबराया हुआ था। उसने कहा, सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकते, सुबह तक वो हमें मार देगा। मैं उसे समझाता रहा, लेकिन अंदर से मैं भी उसी की तरह डर चुका था। रात के करीब 3:30 का वक्त था। सभी चुपचाप ब्लैंकेट में चिपके हुए थे। एकदम से कमरे के बाहर से जंजीरों के घिसटने की आवाज़ आई। उस्मान चीखकर बोला, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हुमायूं ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये आवाज़ बिल्कुल बाहर से ही आ रही थी, दरवाजे के बिल्कुल सामने से। अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाजे को पूरी ताकत से टांग मारी हो। सलमान ने कहा, अगर ऐसे ही रहा तो वो अंदर आ जाएगा। दरवाज़ा दोबारा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वो जो भी था वो दरवाजे को इतनी ज़ोर से मार रहा था कि लग रहा था दरवाज़ा अभी टूटकर गिर जाएगा। उन आवाज़ों का सिलसिला 5 मिनट तक चलता रहा और फिर एकदम से खामोशी हो गई। हमने चैन की सांस ली ही थी कि एक और डरावनी चीज़ हो गई। कमरे के कोने में रखा हुआ वुडन टेबल खुद ब खुद हिलने लगा।
उसके घिसटने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे कान फट रहे थे। टेबल धीरे धीरे सेंटर ऑफ रूम में आ गया और फिर रुक गया। सलमान ने धीमी आवाज़ में कहा, ये चीज़ हमें दिखाना चाहती है कि इस घर पर उसका कंट्रोल है। हम सब अपने बेड्स पर थे कि अचानक उस्मान को झटके लगने लगे। उसकी बॉडी इतनी ज़ोर से हिल रही थी जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा हो। उसकी आंखें पलक झपकाए बगैर सीलिंग की तरफ देख रही थीं। मुंह से अजीब सी घुर्राहट भरी आवाज़ें निकाल रहा था। हुमायूं और सलमान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके हाथ पैर इतनी ताकत से हिल रहे थे जैसे उसके अंदर कोई और ही ताकत हो। उस्मान ज़ोर से चीखा, निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। और फिर उसका सर वॉल से टकराया। हमने उसे मुश्किल से संभाला। उसके माथे से खून निकलने लगा। मैं कुरान की आयत पढ़ता रहा। 2-3 मिनट बाद वो बेहोश हो गया। सलमान कांपते हुए बोला, यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। हुमायूं भी अब कह रहा था, सुबह का वेट नहीं करना चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। सुबह होने से पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि ये घर हमें छोड़ना ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस्मान इतना ज़्यादा ज़ख्मी था कि उसे उठाना भी मुश्किल हो रहा था और उसकी बॉडी को हिचकियों की तरह झटके लग रहे थे। फिर भी हम तीनों ने मिलकर उसे गाड़ी में डाला और जिस वक्त हम घर से निकल रहे थे, मुझे पीछे से एक हंसी की आवाज़ आई। एक खौफनाक सी खुरदरी हंसी जो सिर्फ मैं सुन रहा था। सुबह हो गई थी, बारिश अब रुक गई थी, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि 10 फुट से आगे देखना मुश्किल था। हुमायूं गाड़ी चला रहा था। मैं फ्रंट सीट पर बैठा था और सलमान पीछे उस्मान के साथ बैठा था। सब बिल्कुल चुप थे, कोई भी एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहा था। अचानक सलमान ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे लगता है उस्मान के अंदर कोई घुस गया है, जो शायद अब भी उसके अंदर है। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहा। करीब 1 घंटा लग गया मरी के अंदर एक होटल ढूंढने में। आखिर एक पुराना सा होटल मिला जहां कुछ टूरिस्ट रुके हुए थे। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हुमायूं ने उसे कहा, हमें एक रूम चाहिए, हम 4 दोस्त हैं। रिसेप्शनिस्ट ने हमारी तरफ घूर कर देखा और फिर बोला, तुम लोग 4 ही हो? ये सुनकर सलमान थोड़ा घबराया और उसने कहा, जी 4 ही हैं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा क्या? आदमी चुप हो गया और हमें रूम की चाबी देने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। होटल का रूम थोड़ा सिंपल था। 2 बेड थे, एक सोफ़ा और एक मिरर। हमने उस्मान को बेड पर लिटा दिया। मैं और सलमान उसके पास बैठे रहे और हुमायूं नीचे कैंटीन से खाना लेने चला गया। जब मैं उस्मान के पास बैठा था, उसने आंखें खोलीं, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। आंखें पूरी लाल थीं। उसने बहुत ही पतली आवाज़ में कहा, फैज़ान वापस घर चलो। मैंने पूछा, कौन सा घर उस्मान? हम अब होटल में हैं, तुमने ही तो कहा था होटल चलो। उसने फिर कहा, नहीं, वापस चलो उसी घर में। उस वक्त सलमान ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उस्मान एकदम से चीख कर उठ गया और उसने सलमान का गला पकड़ लिया। मैं और सलमान दोनों चीखने लगे। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों मिलकर भी उसका हाथ छुड़वा नहीं पा रहे थे। अचानक हुमायूं वापस आया और कुरान की तिलावत करने लगा। उस्मान एकदम से फिर से बेड पर गिर गया। रात को जब हम नीचे आए तो हुमायूं ने कैजुअली रिसेप्शनिस्ट से पूछा, अंकल यहाँ एक छोटा सा घर है, थोड़ा ऊपर जंगलात की तरफ। हम वहाँ रुके थे 2 दिन के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने कांप कर हमारी तरफ देखा। उसने कहा, वहाँ तो कोई घर नहीं है। हमने उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताई। फिर उन्होंने कहा, उस घर को तो सरकार ने 10 साल पहले तोड़ दिया था, वहाँ अब सिर्फ जंगल है, उधर कोई घर नहीं है। मैंने घबराकर कहा, नहीं, हम वहाँ रुके थे, एयरबीएनबी से बुक किया था, हमें चाबी भी मिली थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ सच में अब कोई घर नहीं है। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। सलमान तो रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, हम सब ने देखा था वो घर, अंदर रहे भी थे। रिसेप्शनिस्ट ने फिर सिर्फ एक ही बात कही, पहले भी 1-2 बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो जगह पुरअसरार है।
रात को मैंने और हुमायूं ने एयरबीएनबी ऐप खोली। हमने देखा कि जो घर हमने बुक किया था वो अब ऐप पर नहीं था। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पेमेंट शो हो रही थी, लेकिन जब प्रॉपर्टी पर क्लिक किया तो लिखा था दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड। मैं बताता चलूँ कि हमें चाबी कहाँ से मिली थी। एयरबीएनबी ऐप पर ही ओनर ने लिखा हुआ था कि चाबी घर के गार्डन के राइट कॉर्नर में दफन हुई होगी, वहाँ से निकाल लें। तो हमें वो चाबी वहीं से ही मिली थी। सुबह उठते ही उस्मान की कंडीशन और ख़राब हो गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली सी लग रही थीं, हाथ पैर सूजे हुए थे। वो बार बार एक ही बात करता था, वापस घर चलो। जब हम उसे रोकने की कोशिश करते तो वो चीखने लगता और हमें मारने की कोशिश करता। उसके माथे पर फ्रेश निशान थे, जैसे किसी ने फिंगर नेल्स से घुसा दिए हों। सलमान रोने लगा। ये हम सबसे ज़्यादा डरता था और अब इसी पे सब कुछ आ गया है। हुमायूं बोला शायद इसे ठीक करने के लिए हमें वापस उस घर जाना पड़ेगा। मैं घबरा गया। तुम पागल हो, वापस गए तो हम सब नहीं बचेंगे। लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। और रिसेप्शनिस्ट ने भी यही कहा था, आप लोगों को एक बार फिर उस घर में जाना होगा। होटल में 3 दिन गुजारने के बाद हम सब की हिम्मत टूट गई थी। उस्मान की कंडीशन हर दिन ख़राब होती जा रही थी। रात को जब हम सब उसके बेड के पास बैठे थे, उस्मान ने एकदम से आंखें खोलीं और हंसने लगा। वो हंसी इंसानी नहीं थी। उसने बहुत ही पतली आवाज़ में कहा, मैंने कहा था घर वापस चलो, वरना तुम सब नहीं बचोगे। हम सब का रंग उठ गया। सलमान ने कहा, हमें वहाँ जाना होगा, वरना उस्मान मर जाएगा। मैं और हुमायूं भी मान गए। अगली सुबह हमने होटल छोड़ दिया। उस्मान को हमने गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। सलमान उसके पास बैठा रहा और मैं और हुमायूं आगे थे। जंगल का रास्ता उतना ही खामोश और डरावना था जितना पहली दफ़ा था। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे जहाँ पहले घर था, हम सब शौक हो गए कि वहाँ अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे सालों से यहाँ कोई ना आया हो। सलमान घबराकर बोला, घर कहाँ गया? उस्मान ने गाड़ी से निकलकर कहा, यही है घर, दिख नहीं रहा तुम्हें? और वो जंगल की तरफ भाग गया। हम तीनों उसके पीछे भागे। जैसे ही हम घास और दरख्तों के दरमियान से गुजरे, एक अजीब सी चीज़ हुई। सामने एक पुराना छोटा सा घर दिखाई दिया, वही घर जो हमने पहले भी देखा था। सलमान ने भी कहा, घर वापस आ गया, क्या तुम्हें भी ये घर दिख रहा है? हुमायूं भी रुक गया। उसने भी कहा कि क्या ये घर सच में है या हमारी आंखों का धोखा? लेकिन वो घर सच में वहाँ मौजूद था। लकड़ी का बना हुआ, टूटे फूटे दरवाजे और वही गार्डन जहाँ से हमने चाबी उठाई थी। उस्मान भागकर उसके अंदर चला गया। हमने हिम्मत जुटाई और अंदर आ गए। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अंदर वही एक बड़ा सा रूम था जहाँ हम सोए थे, लेकिन इस दफ़ा रूम की दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। एक बार जो यहाँ आया वो कभी ज़िंदा वापस नहीं गया। सलमान का रंग उड़ गया। उसने कहा, चलो अभी वापस चलते हैं। तभी उस्मान सामने आया, लेकिन वो उस्मान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और हंसी शैतानी थी। और एकदम से पूरा घर हिला। दरवाजे बंद हो गए। खिड़कियों से तेज़ चीखों की आवाज़ें आने लगीं। उस्मान ने सलमान पर झपटा मारा और उसका गला दबा दिया। सलमान चीख रहा था। हुमायूं ने उस्मान को खींचकर पीछे गिरा दिया, मगर जैसे ही उस्मान ज़मीन पर गिरा, उसके नीचे से काली धुंध निकलने लगी। धुंध ने पूरे कमरे को भर लिया और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में सिर्फ उस्मान की हंसी गूंज रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू किया। हुमायूं भी तिलावत करने लगा। धुंध धीरे धीरे कम होने लगी और फिर एकदम से एक ज़ोर की आवाज़ हुई, जैसे कुछ फट गया हो। जब धुंध ख़त्म हुई तो हमने देखा उस्मान बेहोश ज़मीन पर पड़ा था। उसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ था, लेकिन वो ज़िंदा था। और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। हमने उस्मान को उठाया और भागकर घर से बाहर आ गए।
जैसे ही हमने पीछे देखा घर गायब था, सिर्फ जंगल और घास थी। हम फ़ौरन कराची के लिए निकले। कराची लौटने के बाद कुछ दिन तक सबको एक अजीब सा डर लगा रहता था। हर छोटी सी आवाज़ पर हम डर जाते थे। सबसे ज़्यादा टाइम रिकवर करने में उस्मान को लगा। डॉक्टर ने कहा था कि उस्मान को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है। 2-3 हफ्ते दवाइयों और रेस्ट के बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होता गया। काफ़ी अरसे बाद एक दिन हम चारों कराची में एक छोटी सी गैदरिंग में मिले। वहाँ बैठकर पहली दफ़ा हमने उस सफ़र की बात खुलकर की। सलमान हंसकर बोला, यार अगली दफ़ा मरी चलना है तो होटल बुक करेंगे, किसी एडवेंचर या घर की ज़रूरत नहीं। उस्मान, जो अब काफ़ी बेटर लग रहा था, उसने भी कहा कि अगली दफ़ा मरी गए तो किसी रौनक वाली जगह पर होटल लेंगे, कहीं पिछली दफ़ा जैसा हाल ना हो। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।